सो हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये रहा वो आपका मॉक टेस्ट पेपर। तो मैं यहां पे आप सब लोगों को ये मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन क्या होने वाला है हर क्वेश्चन का, वो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये ICAI ने जो रिसेंटली मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट करवाया था, तो उसके रिगार्डिंग मैं यहां पे एक एक क्वेश्चन में क्या नॉर्म्स आने वाले हैं, क्या प्रोविजंस आने वाले हैं, वो हम यहां पे देखते हैं एंड वो डिस्कस करते हैं। यस गाइस, तो चलिए। और जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट ये दिया होगा उनके लिए, और जिन बच्चों ने नहीं दिया होगा उनके लिए, तो दोस्तों सबके लिए ये अपने आप में बहुत रेलेवेंट होने जा रहा है। और आप सबको यहां पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट मोमेंट पे जो टेस्ट होते हैं दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा पेपर का स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, और हमें यह भी पता चलता है कि हमें अल्टीमेटली क्या किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, ये रहा वो मॉक टेस्ट पेपर और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पे दोस्तों कि मॉक टेस्ट पेपर, हियर वी हैव अ डेट जब ये हुआ है। मैंने कहा ना, बिल्कुल रिसेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 100 मार्क्स, एंटायर पेपर ऑफ बिजनेस लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 7 मार्क्स। ये बोला गया है कि सर, देयर इज अ पर्सन कशिश, जो एक बिजनेस रन करता है आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी का लॉन्ग टाइम से, लेकिन लेटर ऑन उसने डिसाइड किया कि उस बिजनेस को मैं बेचना चाहता हूं। तो उसने बिजनेस को बेचने की बात की। और किसको बेचने की बात की? नमन को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, क्या प्रॉमिस किया गया कि नॉट टू कैरी ऑन द बिजनेस। बट याद रखना, यहां पे जो बिजनेस था वो किस चीज का था? आर्टिफिशियल ज्वेलरी का। किस चीज का? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। यस, किसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं ताकि आप सबके लिए विजिबल रहे। यस, तो यहां पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस था, लेकिन लेटर ऑन गाइज यहां पे ये बात हुई कि जो बिजनेस यहां पे बेचा जा रहा है नमन को, तो ये बोला गया कि सर, आज के बाद ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि वो दो बिजनेस के दो सेगमेंट, यस, एक कैटेगरी ऑफ बिजनेस था, लेकिन दो के लिए यहां पे प्रॉमिस किया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, दैट इज 1 ईयर तक के लिए, सिमिलर बिजनेस वो नहीं करेगा। बट सिमिलर की बात यहां पे तो समझ में आती है, लेकिन साथ में रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस भी उसने बोला नहीं करूंगा। यस, आफ्टर 2 मंथ्स, लेकिन 2 महीने के बाद कशिश ने एक शॉप ओपन की, और कौन सा बिजनेस? जो बिजनेस था दोस्तों डायमंड का, वो स्टार्ट कर दिया। नमन ने इस बात पे क्या हुआ? फाइल किया, सूट फाइल किया नमन ने। और सूट फाइल ये था कि सर, ये जो कशिश ने डिसाइड किया यहां पे बिजनेस करने का, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसका मेरे साथ एग्रीमेंट हो रखा है और ये कहीं ना कहीं उस एग्रीमेंट के अगेंस्ट है। तो अब ये सूट फाइल ये हुआ कि सर, मुझे ये रेमेडी चाहिए और उसका जो बिजनेस है उसको ये स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज सेड टू बी द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड वो बिजनेस बंद करना जरूरी है। याद करो, याद करो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, आई होप आप सबने पढ़ा होगा, सेक्शन नंबर 27। दोस्तों यहां पे सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 27 आपको याद कर। एंड 27 ये कहता है कि एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, agreement restraint of trade, business and profession, that is said to be opposed to the public policy. Yes, agreement restraint of trade, business और profession। तो सबसे पहले आपको जनरल प्रोविजन लिखना है। एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या होता है? आपका वॉइड होता है, इज सेड टू बी वॉइड, is said to be void। और क्यों होता है? क्योंकि एज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, यस गाइस, एज इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। ये बात सेक्शन 27 में प्रिस्क्राइब्ड। लेकिन याद है आप सबको, इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस की बात करते, और एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन है आपका सेलर ऑफ गुडविल का, सेलर ऑफ गुडविल।
तो आपको सबसे पहले वो प्रोविजन लिखना है कि सर यदि कोई भी पर्सन अपने गुडविल को बेचता है तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक स्पेसिफिक एरिया तक के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। एंड वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगा दोस्तों? देन इट इज सेड टू बी वैलिड। वो रिस्ट्रिक्शन वैलिड होता है। तो बायर यदि ये इंपोज करता है ये कंडीशन तो उसको वैलिड माना जाएगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चन में वापस चलते हैं और क्वेश्चन में आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए जो रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है उसके लिए तो वैलिड समझ में आ रहा है, लेकिन रियल डायमंड ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन ये वैलिड नहीं है, उसके लिए ये आपका वैलिड नहीं है। एंड दैट्स व्हाई उसका जो यहां पे प्रोविजन वो जो चाहता है कि इसका मतलब जो डायमंड वाला बिजनेस है उसको बंद कर दिया जाए, तो विच इज अगेंस्ट द एग्रीमेंट, आंसर इज नो। सिर्फ एक आपका माना जाएगा, दैट इज सेड टू बी व्हाट? द आर्टिफिशियल ज्वेलरी। लेकिन जो डायमंड की बात करें तो उसमें ये प्रोविजन आपका अप्लाई नहीं होता है क्योंकि अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। तो दोस्तों आपको यहां पे सेक्शन नंबर 27 को रेफर करना है, उसके एक्सेप्शंस बताने हैं। यस गाइस, आई होप यहां पे समझ में आ गया। वी हैव लिमिटेड टाइम, तो उसमें मुझे हर क्वेश्चंस के बारे में कंक्लूजन क्रक्स बताना है, आपको बताना है कौन सा प्रोविजन अप्लाई होगा, तो वो ये नंबर 2 पे आते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं एंड क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर बी पे बी की बात करते हैं दोस्तों। तो बी में क्या नॉर्म्स है, बी की बात करें तो बी में ये बोला है कि पेड अप शेयर कैपिटल, ध्यान से, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दर्शन इट्स फोटोग्राफ्स प्राइवेट लिमिटेड, हाउ मच? इट्स 1 करोड़ रुपीस। और यहां पे इक्विटी के फॉर्म में कितना? 50,000 इक्विटी शेयर 100 ईच, एंड साथ में 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स यहां पे रखा गया है। एंड प्लीज हाईलाइट द टर्म, यहां पे कोई वोटिंग राइट नहीं है दोस्तों, यहां पे कोई वोटिंग राइट नहीं है। और 100 ईच की बात यहां पे बोली गई, देयर इज नो वोटिंग राइट, 100 ईच। देन शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कितना शेयर होल्ड किया? 25,000। अब क्वेश्चन यहां पे आपसे 2 पूछा गया है एंड हियर वी हैव अ वेटेज ऑफ 7 मार्क्स। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि सर क्या यहां पे कि जो पर्टिकुलर कंपनी है वो यहां पे सब्सिडरी मानी जाएगी? व्हाट वुड बी योर आंसर यदि यहां पे हम इक्विटी के साथ 5,000 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू राइट द प्रोविजन। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको? प्रोविजन लिखना है। यस, प्रोविजन बताना है और किसके रिगार्डिंग बताना है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 87 एंड विच डील्स विद द definition of you can say the subsidiary company, डेफिनेशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी का जो डेफिनेशन है उसको बताना है। और आप सबको पता है सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में 2 बातें आपको याद रखनी, या तो क्या होना चाहिए? कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन, कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो तो नहीं है। नंबर 2 क्या बताना है आपको यहां पे? दैट इज एक्सरसाइज यस ग्रेटर देन 50%, बोले तो यह इज मोर देन हाफ, यस, ऑफ टोटल वोटिंग पावर। यस, ये बताना है। और वो वोटिंग पावर जो होल्ड कर रहा है आइदर बाय इट्स ओन, आइदर इट्स ओन, बाय नहीं लिखना, इट्स ओन, और टुगेदर विद one or more subsidiaries की बात करते हैं, टुगेदर विद वन और सब्सिडरीज। और जो प्रोविजन है सबसे पहले आपको वो प्रोविजन लिख देना है। यस, मैंने आपको यहां पे आइडिया दी है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, फिर ये भी बताना है कंट्रोल ऑफ द कॉम्पोजिशन, नोट डाल के आप लिख सकते हैं। और ये सब कहानी होने के बाद फिर आपको बताना है इन दिस केस, फिर बताना है इन दिस केस, पहला वाले पॉइंट। तो पहले वाले केस में
आपको ये बताना है कि सर एज द कंपनी दैट इज यू कैन से व्हाट शैडो इवनिंग प्राइवेट लिमिटेड hold how much percentage holds 50% of you can say the total equity share capital क्योंकि इसके पास कितना है 25,000 टोटल कितना था तो इसका मतलब ये लेस आपका 50% है मोर देन 50% नहीं है तो इसका मतलब ये कंपनी आपकी सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी नंबर 2 फिर बताना है कि दैट ऊपर जो था तो मेरा आंसर क्या रहेगा द आंसर विल रिमेन सेम क्योंकि रीजन बिंग जो प्रेफरेंस शेयर उसमें कोई वोटिंग राइट नहीं है एंड इसी वजह से आपका आंसर यहां पे क्या रहेगा सेम रहने वाले तो ये दो आपको क्या करना है यहां पे आंसर देना है लॉजिकली 2 नंबर इसका होगा 2 नंबर इसका होगा और 3 नंबर जो बच गए दोस्तों जो प्रोविजन आपको मैंने बताया वो प्रोविजन का लिख लिया जो 3 नंबर मैंने बताया जो प्रोविजन की मैंने बात की उसके 3 नंबर तो ये हो गया आपका स्पेसिफिकली होल्डिंग एंड सब्सिडरी के रिगार्डिंग कैसे आपको यहां पे नो डाउट मेंशन करना सो मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट तो अब कहानी तो इसमें स्टार्ट जरूर करना है कहते हैं इन द गिवन केस दैट इज दिस वन कहते टोटल पेड अप शेयर कैपिटल हियर वी हैव हाउ मच 50,000 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आउट ऑफ इट 25,000 इक्विटी शेयर होल्ड बाय whom by the darshan by the you can say the what shadow private limited shadow evening private limited which is 50% but not more than 50% and therefore shadow evening private limited is not said to be the holding और ये फिर लिख सकते हैं दर्शन its photograph private limited is not a subsidiary of so and so company ये हो गया सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 87 से कहानी नाउ वी हैव नेक्स्ट कितनी खुशी की बात है इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता पार्टनरशिप को डिफाइन करना है और उसके बाद उसके एसेंशियल एलिमेंट्स लिखने यस दोस्तों पार्टनरशिप को डिफाइन करना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या करना है यहां पे डेफिनेशन की बात करें सेक्शन नंबर 4 में हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 4 में पैरा में है तो इसका मतलब है आपको सिर्फ सेक्शन 4 रेफर करोगे विच इज मोर देन इनफ यस तो सेक्शन नंबर 4 डेफिनेशन ऑफ यू कैन से विच वन पार्टनरशिप यस तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन की बात करें तो वो स्पेसिफिकली किसमें लिखा है सेक्शन तो यहां पे क्या लिखा है यहां पे लिखा है कि दैट इज एसोसिएशन तो पार्टनरशिप की यदि मैं बात करूं तो इफ यू रिमेंबर तो पार्टनरशिप में क्या होता है इट्स रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन relation between 2 or more person for the purpose of you can say the word sharing of profit what they have to do they have agreed to share the profit as generated out of business which may be carried on by or and any of them acting for all इसका मतलब है कि पार्टनरशिप that is association of 2 or more persons क्या करने के लिए टू शेयर प्रॉफिट्स जनरेटेड आउट ऑफ बिजनेस which may be carried on by all or any of them acting for all पहला ये होगी तो फर्स्ट में आपकी इसकी बात ये लिखने के बाद फिर लिखना आपको एसेंशियल एलिमेंट्स किसके दोस्तों पार्टनरशिप के तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं तो सबसे पहले क्या होना जरूरी है देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट पहले इसका मतलब है पहले एसोसिएशन क्या होना जरूरी है दैट इज सेड टू बी द एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पर्सन तो आप 2 और मोर पर्सन लिख लेना नेक्स्ट पार्ट क्या होता है दोस्तों एग्रीमेंट एग्रीमेंट के बाद क्या होगा यहां पे दैट इज सेड टू बी द बिजनेस होना चाहिए बिजनेस के बाद यहां पे हम बात करते हैं दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स
Thereafter we have, you can say the what? That is mutual agency. Yes, mutual agency. That is business which may be carried on by all or any of them acting for all. So that is said to be the mutual agency. तो ये आपको क्या करना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है. दैट्स व्हाई यू हैव टू एक्सप्लेन इट. तो आपको यहां पे पूरा डिटेल एक्सप्लेन करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट 7 मार्क्स जो आपको अल्टीमेटली लिखना है. मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आप. तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2, तो ए का यहां पे देख सकते हैं 7 + 7 + 6. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का वेटेज, जिसमें से एक क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का था, एक क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का और एक आपका पार्टनरशिप. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, कपिल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो कपिल ने दोस्तों यहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया विद राहुल कितने लीटर मस्टर्ड ऑयल परचेस करने के लिए, 1000 के लिए, एट अ प्राइस विच शुड बी फिक्स्ड बाय अखिलेश. फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय द थर्ड पार्टी. फिक्सेशन ऑफ द प्राइस बाय द थर्ड पार्टी, इसका मतलब है यहां पे लॉजिकली 2 सेक्शन का रेफरेंस दे सकते हैं, 9 का और सेक्शन नंबर 10 का. इसमें मैंने बता दिया सेक्शन कौन सा अप्लाई होगा. इसमें मैंने बता दिया था सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 87 की बात. इसमें मैंने बता दिया सेक्शन याद रहे तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं, प्रोविजन लिखना जरूरी है. सेक्शन 9 और 10 रेफरेंस, लेकिन 10 इसमें रेलेवेंट है. किसको फिक्स करना है, थर्ड पार्टी को. राहुल ने ऑलरेडी आउट ऑफ 1000, ध्यान रखना, यदि बात करें 600 लीटर ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, बचे हैं 4 लीटर 400, जिसका अभी प्राइस फिक्स करना था बट प्राइस नहीं डिसाइड हुआ. तो दोस्तों जितना गुड्स डिलीवर हो चुका है, क्या वो वापस करना पड़ेगा या फिर दूसरा पार्टी रेस्ट ऑफ द गुड्स को भी डिलीवर करने के लिए क्या करेगा, सूट फाइल करेगा. तो क्वेश्चन ये है, तो आपको एडवाइस देना है. तो दोस्तों यहां पे सेक्शन नंबर 9 का रेफरेंस आ रहा है. यदि मैं बात करूं सबसे पहले रेफरेंस ऑफ सेक्शन 9, और सेक्शन 9 कहता है दोस्तों मोड ऑफ फिक्सिंग प्राइस. तो वहां पे 3 मोड है. सबसे पहले जो फिक्स्ड है वो किसके थ्रू, बाय द कॉन्ट्रैक्ट. यस, दूसरा क्या है, दैट इज बाय द पार्टीज देमसेल्फ. और तीसरा ये है दोस्तों, डिपेंड ऑन व्हाट, कोर्स ऑफ डीलिंग. यस, कोर्स ऑफ डीलिंग की बात करते, वो कोर्स ऑफ डीलिंग की बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर. तो यहां पे हम यदि बात करें तो कोर्स ऑफ डीलिंग की बात होती है ये. तो कोर्स ऑफ डीलिंग, अच्छा सेक्शन नंबर 9 एंड 10 दोनों का रेफरेंस दे रहा हूं. व्हाट यू हैव टू डू, तो दोनों ही सेक्शन यहां पे रेफर कर लेते हैं. तो यहां पे टॉपिक आपका सेक्शन 9 और 10 दोनों, बट मर्जी आपकी है, रेफर करोगे अच्छी बात है, नहीं करोगे तब भी चलेगा. तो बेसिकली फिक्सेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इसका 9 और 10 दोनों है. तो ऊपर मैंने लिख दिया यहां के बजाय. अब दूसरा पॉइंट ये होने के बाद फिर आता है वैल्यूएशन. वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, और वो कौन करता है दोस्तों, बाय थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के केस में सिचुएशन ये होता है दोस्तों, यदि प्राइस फिक्स हो गया तो फिर वो आपको पे करना पड़ेगा, प्रोविजन लिखना है पहले. दूसरे में प्राइस यदि फिक्स नहीं हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा. तीसरे में यदि गुड्स आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है, गुड्स आपका ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है या फिर अप्रोप्रिएट हो चुका है, तो जितना गुड्स अप्रोप्रिएट हुआ उसके लिए रीजनेबल प्राइस की बात करेंगे, और जो नहीं हुआ उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. ये है. और यदि थर्ड पार्टी प्राइस फिक्स नहीं कर पाता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट ऑफ आइदर बायर और सेलर, तो उस केस में बायर और सेलर जिसका भी डिफॉल्ट है वो लायबल हो जाएगा डैमेज के लिए. वो किसके लिए लायबल हो जाएगा, दैट इज सेड टू बी डैमेज. तो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन. तो ये लिखने के बाद फिर लिखना है इसमें कि दैट इन दिस केस 600 लीटर ऑफ ऑयल हैज ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड, फॉर विच although price has not been fixed, but the buyer is under obligation to pay the reasonable price. And for 400 liter, the contract is said to be void. But why?
क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट जो गुड्स था वो डिलीवर नहीं हुआ था, इसलिए उसके लिए खत्म हो जाएगा, 600 के लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये था पहला, नाउ वी हैव नेक्स्ट। सब सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन, तो दैट इज अगेन अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। चलो तो अब यहां पे जो पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस एंड ऑल्सो टेल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अल्ट्रावायस। तो दोस्तों एक बात तो कंफर्म है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस पहले आपको लिखना है यहां पे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस, ये आपको बताना है, जिसका मतलब है दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी। तो इफ कंपनी is going to do any act which has not been specified in the memorandum, that is object clause of a memorandum, then it is said to be beyond the power of company, and therefore such act is said to be ultra vires, and whenever there is ultra vires then the contract is said to be void। पहले डॉक्ट्राइन, और इसमें रेफर करना है केस एसबरी रेलवे कैरिज एंड आर एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची का, वो केस। फिर लिखना है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस दोस्तों, कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा आपका वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। नंबर 2, जो आपके पार्टीज हैं दैट इज कंपनी एंड थर्ड पार्टी, यस, के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो बाइंड नहीं होगा, नॉट बाइंड, एंड इसीलिए क्या नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर कैन नॉट, एक दूसरे को सूट नहीं कर सकते। नंबर 3, 100% जो कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स, 100% जो कंसेंट है शेयर होल्डर का, वो भी क्या नहीं कर सकता दोस्तों, रेटिफाइड नहीं कर सकते, तो उसको भी रेक्टिफाई नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो ये आपको लिखना है। आई होप सिंपल क्वेश्चन था, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको केस स्टडी रेफर करना है। एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस फॉर्म विच गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिट लायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ नहीं करना है, एलएलपी को डिफाइन करो और साथ ही साथ लिमिटेड लायबिलिटी ये और प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, इन दोनों को हेडिंग बनाओ और इस दोनों को एक्सप्लेन कर दो। इन दोनों का हेडिंग बना के इसको क्या कर दो, आप एक्सप्लेन कर दो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पार्ट। ए बी क्या है दोस्तों, पार्टनर है ऑफ सो एंड सो ए बी कंपनी एंड कंपनी। फॉर्म का बिजनेस दैट इज सेड टू बी प्लास्टिक बॉटल ट्रेड करने का। ए इज ऑथराइज्ड टू सेल द स्टॉक ऑफ द प्लास्टिक बॉटल, तो ए को ऑथराइज किया गया प्लास्टिक बॉटल बेचने के लिए, ए को ध्यान रखना। इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन देम कि ए शुड सेल द प्लास्टिक बॉटल एट मिनिमम प्राइस, मतलब एक मिनिमम प्राइस बोला गया, बोला इस प्राइस पे आपको क्या करना है, बेचना है। एंड यदि ए उस प्राइस से कम पे बेचता है तो फिर उस केस में ही शुड फर्स्ट, पहले उसको बी से परमिशन लेना पड़ेगा एंड तभी क्या कर सकते हो, बेच सकते हैं। लेकिन अचानक से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई एंड जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस जो था वो डिक्लाइन होना शुरू किया। अब लॉस से फर्म को बचाने के लिए ए ने क्या किया, लोअर प्राइस पे सारे स्टॉक बेच दिए और उसने कोशिश की इवन बेचने से पहले उसको बी को कांटेक्ट करने की, बट वो नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आउटसाइड इंडिया ट्रिप पे गया था। बाद में जब बी आया तो उसने सूट फाइल कर दिया, किसके लिए कि सर सेलिंग प्राइस और जो मिनिमम प्राइस है उन दोनों में डिफरेंस के लिए। सेलिंग प्राइस और इसकी बात करें तो दोनों में डिफरेंस के लिए यहां पे बोला गया। तो दोस्तों पहली बात, इसमें सेक्शन नंबर 13 अप्लाई होगा, 13। एंड याद होगा आपने पढ़ा है कि जहां पे भी कोई भी किसी भी मैनर में पार्टनर, यदि हम बात करें तो हर एक एक पार्टनर के पास ये राइट होता है, राइट होता है कि यदि उसने कोई भी लॉस बियर किया है तो उसके पास अधिकार है क्या करने के लिए, फर्म से डिमांड करने का, दैट इज सेड टू बी फर्म इज लायबल टू इंडेमनीफाई। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद ड्यू टू इमरजेंसी, क्योंकि यहां पे अब सिचुएशन क्या हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो गया, तो ड्यू टू सच इमरजेंसी ए ने वो प्लास्टिक बॉटल फर्म को लॉस से बचाने के लिए बेचा। तो ऐसे केस में यहां पे जो डैमेज के लिए सूट फाइल करने की बात कर रहे हैं डिफेंस का, वो एंटरटेन नहीं होगा, क्योंकि इट्स ए केस ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी में नो डाउट फर्म के बेनिफिट के लिए लिए हुए इनिशिएटिव, लिए हुए जो आपके एक्शंस होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सूट फाइल नहीं हो सकता है, एंड कोई भी डैमेज वहां पे क्लेम नहीं होगा। इनफैक्ट फर्म इज लायबल टू इंडेमनिफाई, यदि उसने फर्म को लॉस से बचाया और उसको यदि कोई भी एक्सपेंस हुआ तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा इंडेमनिफाई करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो हियर वी हैव टाइकून प्राइवेट लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहली बात ध्यान रखना, ये काम आएगा अभी। सो 31 मार्च 2023 द ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड का जो टर्नओवर था कितना है, बेसिकली 1.8। तो आप सबको याद है, यदि हम टर्नओवर की बात करें कितना लिखा है, 1.8 करोड़, एंड पेड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया, इट्स 80 लाख रुपीस। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स wants to avail the status of small company. The company secretary advise यहां पे किया गया कि सर आप यहां पे स्मॉल कैटेगरी, यस, तो डायरेक्ट दैट द ग्लास प्राइवेट लिमिटेड कैन नॉट कैटेगराइज अ स्मॉल कंपनी। तो अब आपको एक्सप्लेन करना है किसके रिगार्डिंग, क्या यहां पे वो स्मॉल सब्सिडरी कंपनी का बेनिफिट ले सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 आपको यहां पे ध्यान रखना। एंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85 क्या कहते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 85, तो पहले उसके बारे में, और यहां पे है डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनी। डेफिनेशन ऑफ विच कंपनी, स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन की बात करो, और स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में लिखा है स्मॉल कंपनी means a company other than public company. I know very well आप सब लोग एक एक पॉइंट एज इट इज नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो बात क्या होती है कि हाँ हम लोग पढ़ाते हैं और जो इंस्टीट्यूट में पेपर सेट किया जाता है तो उसके हिसाब से वो चीजें रखी जाती हैं, लेकिन फिर भी आप यदि बार बार चीजों को पढ़ोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि वो चीजें आपको रिटेन हो जाती है। और फिर उसके बाद लिखा है स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग, यस, पेड अप शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट as may be prescribed but not exceed rupees how much, that is 10 करोड़। ऐसे ही दूसरा आपको लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, दूसरा लिखना है बी में, लेकिन साथ में एक और पॉइंट आपने पढ़ा होगा that nothing in this section shall apply. Number 1 holding company, number 2 subsidiary company, number 3 that is non-profit organization section number 8 company, and वो कंपनी वो बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट से कहीं ना कहीं बनाए गए, जो किससे बनाए गए, स्पेशल एक्ट से बनाए गए। तो अब फिर नीचे लिखना इन दिस केस। अब एक बाबू, तो इस केस में ऑल दो उसका टर्नओवर कितना है 1.8 करोड़, उसका पेड अप कैपिटल कितना है 80 करोड़, बट प्रॉब्लम क्या है, यहां रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी आ गया, एंड बिकॉज ऑफ द रिलेशन ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी तो हम इसको स्मॉल कंपनी में कैटेगराइज नहीं करने वाले हैं। यस, तो जो आपका टाइकून प्राइवेट लिमिटेड है, यहां पे हम जो ग्लासवेयर है, तो ग्लासवेयर को हम यहां पे क्या नहीं मानने वाले हैं कि दैट इज नॉट, यू कैन से द स्मॉल कंपनी बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो सब्सिडरी नहीं है, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, यू कैन से विच वन, दैट इज
बी का पार्ट नंबर 1. नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट. अगले पॉइंट पे आते हैं. इसको मुझे हटाना पड़ेगा बीच में से. चलिए ठीक है, आगे. तो वी हैव नेक्स्ट पॉइंट. अगले पॉइंट पे. सो दोस्तों यहां पे लिखा है दैट इज फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड. देयर आर ओनली 5 मेंबर्स. 5 मेंबर है और पांचों एक ट्रिप पे गए, बोट में घूमने गए. और बोट कमाल है, देखो सिंपल है, ओपन सी. ऐसी भी इनको क्या, नो डाउट ऐसी क्या विपदा आ गई थी, ऐसा क्या घूमना था कि जो खुली खुली किताब बन गया और बोट में नो डाउट घूमना शुरू कर दिया. और हुआ ये कि सब के सब डूब के मर गए. तो बोला अब आपको यहां पे बताना है इन दोनों के बारे में कि क्या कंपनी की एग्जिस्टेंसी खत्म हो जाएगी और क्या यहां पे जो प्रॉपर्टी है कंपनी की वो प्रॉपर्टी कंपनी की नहीं मानी जाएगी, और क्या कंपनी के पास सूट फाइल करने का यहां पे अथॉरिटी है या नहीं. तो दोस्तों सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसमें परपेचुअल सक्सेशन को एक्सप्लेन करना है. परपेचुअल सक्सेशन ये एक्सप्लेन करना. इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर ए में लिखना कि मेंबर में कम, मेंबर में गो, बट द कंपनी स्टैंड फॉर एवर. पहला हो गया. नंबर 2 ये हो गया पहले पार्ट का. बी में फीचर्स लिखना है. द कंपनी वंस इनकॉर्पोरेटेड इट विल बिकम अ सेपरेट लीगल एंटिटी. It will become a separate legal entity, and therefore the company can hold, own, acquire, dispose of the property, whether tangible, intangible, movable, immovable, anything. और फिर लिखना है the company having capacity to sue and be sued in its own name. तो ये आपको लिखने की जरूरत है. इसमें क्वेश्चन नंबर 2. 3 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखेंगे इनफ है. परपेचुअल एक्सप्लेन कर दिया और दोनों का आंसर दे दिया. Anticipatory breach of a contract is a breach of contract occurring before the time fixed. Discuss the, again stating also the effect of the anticipatory breach. तो guys देखो anticipatory breach के बारे में. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है उसको आप लिखोगे. एंटिसिपेटरी जो ब्रीच होता है आप सबसे पहले क्या करने वाले उसके बारे में लिखने वाले. उसके बाद, और ये सेक्शन 39 में, उसके बाद इफेक्ट की बात करते. देखो इफेक्ट में 2 ऑप्शन है. सबसे पहले आप इमीडिएटली रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, आप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर सकते हैं एंड क्लेम डैमेजेस. और या फिर आप दूसरा यहां पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड टू कंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट. और यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया कंटिन्यू करने का तो 2 बातें हो सकती. 2 बातें याद रखना है, खुद के बेनिफिट के लिए भी और दूसरे के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट है. अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता. और कल यदि बाद में यहां पे भी क्या हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, तो आप डैमेज क्लेम कर सकते हैं. और यदि कोई इंपॉसिबिलिटी अराइज हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वो सामने वाला पार्टी उसका एडवांटेज लेगा और कॉन्ट्रैक्ट वहां पे कैंसिल की बात करेंगे. तो देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की बात. तो ये 2 बातें एक्सप्लेन करने, इन विच केस दैट इज सेड टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच. तो ये था कहानी एंटिसिपेटरी के रिगार्डिंग. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट, नितेश गुप्ता इज कंस्ट्रक्टिंग हिज हाउस. For this purpose, he entered into contract with Mrs. Power Brick House. 1000 brick, 10,000 brick सप्लाई करने के लिए 12th of August 2023. एंड यहां पे उसके पास 2 लॉरीज की बात थी, मतलब बेसिकली जो गुड्स, जो ब्रिक था वो सप्लाई करने के लिए. और कितने का, 5000 ब्रिक का. 5000 यहां पे ब्रिक की बात कर रहे हैं. सो अब हुआ ये, यहां पे ब्रिक कैपेसिटी जो थी दोस्तों, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं सो दैट विल बी विजुअल फॉर ऑल ऑफ यू. यस, ब्रिक कैपेसिटी ऑन 12th of August
एक जो उसका लॉरी था वो खराब हो गया, वर्किंग कंडीशन में नहीं रहा। तो अब यहां पे प्रोविजन, यहां पे बात ये आ गई कि सर वो सप्लाई सिर्फ कितने की बात कर रहे हैं, 5000 के लिए। तो नितेश गुप्ता ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की बात की, यस, ड्यू टू नॉट सप्लाई ऑफ द ब्रिक। तो बाबा ब्रिक गेव द प्ली, कोर्ट में वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, बचा रहा है कि उसका कोई गलती नहीं है, और इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल करने की बात कर रहे हैं नितेश गुप्ता, वो नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें आपको सेक्शन नंबर 37 का रेफरेंस देना है, विच इज सेड टू बी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसकी बात करेंगे यहां पे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको यह बताना है सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में, कि सर यदि किसी भी मैटर में जो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना था, तो लॉ ये कहता है कि पार्टी को पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, और यदि पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया तो जो एग्रीड पार्टी है उसके पास ऑप्शन है क्या करने का, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने का। पहले ये आपको प्रोविजन बताना है, और फिर इस केस में लिखना है इन दिस केस, फिर आपको यहां पे बताना है कि इस केस में नितेश गुप्ता जो है आपका, उसने कितने ब्रिक के लिए बोला था, 10,000, बट सप्लाई कितना हो रहा है, 5,000, ड्यू टू अगेन नॉन वर्किंग कंडीशन ऑफ द लॉरीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो नितेश का एक्शन है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, उसका पूरा राइट है, और जो बाबा ब्रिक है उसकी जो स्टेटमेंट है, जो कंटेंशन है, वो स्टेटमेंट और कंटेंशन क्या होगा आपका, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यस, तो नितेश गुप्ता इज राइट एंड ही हैज अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। तो रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 37 which is required to be given. Now we have a next part which I am going to discuss, and here we have next question 3 number का, Rahul transporter was entrusted with the duty of transporting the tomatoes from rural farm to the city. Yes, but बीच में हैवी रेन हुआ और उसकी वजह से उसको 2 से ज्यादा दिन वहीं पे रहना पड़ा, और उसने क्या किया, सारे टोमेटो मार्केट प्राइस से कम में बेच दिया, और वो क्यों, ताकि वो सारे के सारे खराब ना हो जाए। तो क्या अश्विन जो है क्या उस केस में लॉस रिकवर कर सकता है, जो उसने ये एक्ट किया एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां पे बताना है। यस, तो दोस्तों पहली बात, ये लॉ ऑफ एजेंसी का प्रोविजन है, मतलब एजेंसी का पार्ट है। 189 सेक्शन का यहां पर रेफरेंस आएगा, 189, ये आपको रेफर करना, सेक्शन नंबर 189 बुक में आपको ये सेक्शन क्या करना है, पढ़ना है। अब ये बताओ क्या इस केस में फिर से इमरजेंसी का सिचुएशन आ रहा है ना, अच्छा ऐसा एग्जांपल आपके बुक में केस भी ऐसा शायद, तो आप जब पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्या आपको लग रहा है अक्सर ये केस ऑफ इमरजेंसी बन गया, और इमरजेंसी में लॉ ये कहता है कि सर एजेंट ऑलवेज हैविंग अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉस। तो इसीलिए इस केस में जो राहुल जो एजेंट है उसने जो एक्शन लिया, जो काम किया है, वो बिल्कुल जेन्युइन है, वो बिल्कुल वैलिड है, एंड ही विल नॉट बी लायबल। तो ध्यान रखना, फॉर एनी पर्टिकुलर यू कैन से द डैमेज। सो किसी भी मैनर में यहां पे कोई लॉस उससे रिकवर नहीं हो सकता, कोई लॉस यहां पे रिकवर नहीं होगा। तो सिंपल यहां पे क्वेश्चन था दोस्तों, मजे की बात है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता 7 से, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में और उसके फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों यहां पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वैसे तो सेक्शन एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक सेक्शन का रेफरेंस आप जरूर दे देना, 13, दोज इंस्ट्रूमेंट विच वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन फ्रीली। यस, और वो जो ट्रांसफर हो रहा है फॉर अ कंसिडरेशन की बात कर, तो हम वो बात करें किसके रिगार्डिंग, दैट इज बेसिकली फॉर अ कंसिडरेशन। एंड तो इसीलिए हमने क्या किया कि दैट आज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, दैट इज सेड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन टू whom द इंस्ट्रूमेंट हैज बीन पास्ड। नंबर 2, इसके सारे फीचर्स बताने। हाँ, सेक्शन 13 का रेफरेंस इसलिए देना है कि द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक, उसकी बात करते हैं, तो वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, फिर से इजी, टाइप्स ऑफ लॉ बताना है। तो दोस्तों एक होता है क्रिमिनल लॉ, एक होता है आपका सिविल लॉ, एक होता है आपका कॉमन लॉ, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एक होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो सिविल, क्रिमिनल, कॉमन एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, 4 यहां पे पॉइंट्स हैं। ये फर्स्ट पहले इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्वेश्चन है, और ये
5-6 नंबर का क्वेश्चन है। जस्ट इमेजिन कि आप सबके लिए कितना नो डाउट अरेंजमेंट किया गया कि आप मॉक टेस्ट में एक अच्छा स्कोर कर सको। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस केस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चन पे। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस। पहले इसको इरेज कर देता हूं यहां पे। यस गाइस, देखो, ए एग्रीज टू सेल सर्टेन गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे, और डेट ऑफ क्रेडिट है आपका बेसिकली 10 डेज का। द पीरियड ऑफ 10 डेज क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, और गुड्स आपका स्टिल किसके पास है, ए के पास है। बी ने क्या किया, पेमेंट नहीं किया, और इन बिटवीन वो इंस्टॉलमेंट हो गया। तो ए ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया डिलीवरी देने से। तो बताओ क्या ये कर सकते हैं या नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपका आएगा, दैट इज नॉन एज राइट ऑफ लीन बताने। फिर उसके बाद एक सेक्शन नंबर 47 में आएगा कि वो राइट ऑफ लीन कब कब अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट ऑफ लीन कब कब अवेल होता है, यदि हम बात करें जो क्रेडिट पीरियड दिया गया था वो क्रेडिट पीरियड आपका एक्सपायर हो गया, या फिर देयर वाज नो स्टिपुलेशन ऑफ द क्रेडिट पीरियड, और या फिर जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली किसके रिगार्डिंग, दैट इज अ टर्म ऑफ यू कैन से इंसॉल्वेंसी। तो बाहर ये तो क्या हो गया, आपका इंसॉल्वेंट हो गया। तो इस केस में as we know that B has already become insolvent and the goods are in possession of whom, A, and that's why A having right of lien। तो A के पास यहां पे right of lien अवेलेबल है, और उसने जो यहां पे right of lien अवेल किया वो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग हो गया, that is said to be right of lien। Move on the next part। 4 नंबर का क्वेश्चन था, और फिर से अगेन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 4N+3। AB sold 500 bags of wheat to whom, to the CD। Each bag contains 50 किलोग्राम of wheat। और कितने बैग की बात करें, 450 उसने भेजा किसके थ्रू, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और CD ने 50 क्या किया, खुद ऑब्टेन कर लिया। बिफोर रिसीविंग द डिलीवरी वो बैंकरप्ट हो गया, मतलब बेसिकली इंस्टॉलमेंट हो गया। नाउ AB बीइंग स्टिल अनपेड, वो अभी भी है, तो स्टॉप इज इन ट्रांजिट, वो बैग जो है स्टॉप की बात कर रहे हैं। बट ऑफिशियल रिसीवर कह रहा है कि सर जो अल्टीमेटली वो इंस्टॉलमेंट हो गया तो वो बैक क्लेम कर रहे हैं। तो डिसाइड आपको यहां पे करना है, डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सोगा के यहां पे रेफरेंस की बात देनी है, और यहां पे दोस्तों सेक्शन नंबर 50 को एक्सप्लेन करना है, सेक्शन नंबर 50, और ये आएगा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या बोलेंगे, सेक्शन नंबर 50 अप्लाई होगा, और यहां पे राइट इसका आएगा ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। यस, किसकी बात कर रहे हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट कब कब अवेल होगा, अब ये बताओ यहां पे। फिर उसके बाद लिखना है, इन दिस केस द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट एंड देयरफॉर AB हैविंग राइट टू स्टॉप द हाउ मच क्वांटिटी, दैट इज 450 ओवर देयर, एंड जो रिसीवर है वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, तो उसको यहां पे ऑफिशियल रिसीवर कैन नॉट क्लेम द बैग, तो वो बैग ये क्लेम नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन ऑफ सोगा। एक है राइट ऑफ लीन का, और एक है आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट का। चलो नेक्स्ट दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग गारंटी कब कब रिवोक हो सकते हैं। यस, तो कंटिन्यूइंग गारंटी के रिवोक करने की मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दी कंटिन्यूइंग गारंटी, और ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और इसमें पार्टनरशिप के सेक्शन 38 का रेफरेंस देना है, सेक्शन 38 का रेफरेंस देना है, ये बात ध्यान रखना। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो दोस्तों देखो एक बात ध्यान रखना, गारंटी कैन बी गिवन बाय द फर्म टू द थर्ड पार्टी एंड बाय द थर्ड पार्टी टू द होम टू द फर्म। तो दोनों में से कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द वेरियस ट्रांजेक्शंस ओवर देयर। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यदि आपका फर्म और थर्ड पार्टी के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो बोला जैसे ही डीड में कोई भी चेंज होता है, इट मींस रिकॉन्स्टिट्यूशन यदि हुआ फर्म का, तो फिर उस केस में कंटिन्यूइंग गारंटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, जितनी गारंटी ऑलरेडी दी जा चुकी है, जितना अवेल हो चुका है, उसके लिए बात करेंगे, नो डाउट कैरी ऑन करने की बात, और बाकी जो आगे का है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, डीड रिकॉन्स्टिट्यूट किसकी वजह से हो सकता है, डेथ, दैट इज रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें आप यहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द गुडविल। तो गुडविल क्या है, पार्टनरशिप के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है, एंड बहुत ही बेसिक टर्म, तो यू कैन गिव द रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 14।
यस 14 का यहां पर रेफरेंस देना है। और आप सबको पता है गुडविल बेसिकली क्या है, दैट इज सेड टू बी द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन, द इमेज ऑफ द फर्म। तो फर्म की इमेज और रेपुटेशन की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द 5 सर्कमस्टांसेस अंडर विच द परफॉर्मेंस देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म बट विद द कंसर्न ऑफ बोथ पार्टी। दोस्तों अब मैं बता रहा हूं ये पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं, तो कुछ 2-3 पॉइंट मैं आपको बताऊं। एक होता है नोवेशन, यस उसके बारे में लिखना है। नंबर 2 होता है आपका ऑल्टरेशन, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पार्ट होता है आपका रिसेशन। नंबर नेक्स्ट इसके बाद होता है दोस्तों रेमिशन, वेवर, दैट इज नोन एज यू कैन से द वेवर। तो ये आपको सारी चीजें लिखनी है। तो नोवेशन का मतलब है एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यस। और ऑल्टरेशन, नोवेशन का मतलब है ऑल्टर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, यस। उसके बाद ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विच इज ऑल्दो ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट बाय द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन का मतलब होता है दोस्तों कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, दैट इज अ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट आपने कैंसिल कर दिया। रेमिशन का मतलब होता है कि दैट आपको जितनी ऑब्लिगेशन थे उससे आपको कम ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है एंड आपको ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से रेस्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन से रिलीव कर दिया। वेवर का मतलब है एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली आपकी जो ड्यूटी थी, जो ऑब्लिगेशन था, अब विद द कंसर्न ऑफ द पार्टी वो आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो दीज आर द टर्म, ये एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है एंड जहां पे परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देयर इज अ कंसर्न ऑफ बोथ पार्टीज। तो यहां पे दोनों पार्टी की कंसेंट की बात करते हैं एंड ड्यू टू विच देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट टू परफॉर्म, तो आपको यहां पे परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, यस गाइस, सो वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट। मतलब इतना सिंपल यदि पेपर आ जाए ना तो फिर तो बात ही क्या है। नेक्स्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का पीयूष प्रियांश बेग योर पार्डन परचेज सम गुड्स फ्रॉम सुमित और उसने एक चेक दिया, कब, 14 जून को। सुमित प्रेजेंटेड द चेक इन हिज बैंक, बट वो हुआ क्या भाई, सिंपल है, बैंक से इंफॉर्मेशन आया 19 जून को कि सर जो चेक है वो ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस वापस आ गया। मतलब एक तरह से वो डिसऑनर हो गया, एक तरह से वो चेक क्या हो गया आपका, डिसऑनर हो गया। यस, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड। अब आगे की कहानी पे आते हैं। आगे की कहानी, यहां पे रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 138 देना है, 138। और मुद्दा ये है क्या वो सूट फाइल कर सकता है नहीं। तो 138 में बोला कि 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। यस, 3 कंडीशन। पहले जो चेक है वो आपका क्या है, डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिटेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड, दैट इज वैलिड पीरियड, ये बताना है। नंबर 2 दूसरा, नोटिस ऑफ डिसऑनर आपने दिया, यस, विद इन हाउ मच टाइम पीरियड, विद इन 30 days। You have given the notice of dishonor within 30 days over there. उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद फेलियर ऑफ ड्रॉअर टू मेक द पेमेंट, द पेमेंट विद इन 15 days। कब दोस्तों, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर। यस, ये लिखना है। इसको लिखने के बाद, एक्सप्लेन करने के बाद
तो फिर यहां पे आपको क्या करना है, अल्टीमेटली सूट फाइल करने की बात करेंगे। अच्छा, जो 30 दिन का नोटिस देना है वो ध्यान रखना, 19 जून को यहां पे चेक आपका क्या हो गया, आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। तो 19 से लेकर चलूं तो 18 जुलाई तक आपको नोटिस देने, ये इस डेट तक आपको नोटिस देना है। और आपने नोटिस दे दिया तो फिर तो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट, तब आप यहां पे क्या कर सकते हैं, यू हैव अ राइट टू फाइल ए सूट, तो फिर आप यहां पे सूट फाइल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ या यू कैन से बेलमेंट। तो बेलमेंट के बारे में आपको बताना, तो गाइस बेलमेंट के बारे में बताने का मतलब है यू नीड टू गिव द रेफरेंस ऑफ सेक्शन नंबर 148। तो किसका रेफरेंस देना है, 148। तो bailment is a contract. Bailment is a contract where one party, one person, voluntarily transfer the delivery of the goods. Yes, or voluntarily give the possession of the goods to another person, either for a specific purpose or for a certain period of time. And once the purpose accomplished or once the time expire, it's a duty of the person to return back the goods. तो उस गुड्स को वापस करें। तो इसका मतलब है, एक बात बताओ, यहां पे क्या हो रहा है, सबसे पहले डिलीवरी ऑफ द गुड्स, पहले सबसे पहले किसकी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट। नंबर 2 हम बात करें यहां पे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कितनी पार्टी की बात करेंगे, 2। फिर गुड्स को यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। गुड्स को यहां पे क्या करने की जरूरत है, यू नीड टू रिटर्न इट। अच्छा, अगला पॉइंट ये आता है, कितने पार्टी की बात करते हैं, 2, द वन विच इज सेड टू बी बेलर एंड सेकंड बेली। दूसरा पॉइंट, आप ओनरशिप एंड पोजेशन, द ओनरशिप विल ऑलवेज रिमेन विद हुम, ओनरशिप हमेशा किसके पास रहेगा, बेलर के पास, एंड पोजेशन किसके पास रहेगा, दैट इज टू द बेली। देयर आफ्टर वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, अगला सेगमेंट की बात करें, एसेट्स जो प्रॉपर्टी है, गुड्स प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हमेशा मूवेबल होना चाहिए। तो यहां पे हम हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की ही बात करेंगे, उसके अलावा किसी और की बात नहीं करने वाले। तो दोस्तों सेक्शन 148 you can give the reference over there. Move on the next. State the various essential elements involved in sale of goods, a sale of uncertain goods. Uncertain goods की बात करते हैं, और यहां पे and its appropriation over there. तो guys what we have to do, you need to give the reference, और यहां पे रेफरेंस हमें किसका देना है, सेक्शन नंबर 23 ऑफ सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का रेफरेंस देना है, सेक्शन नंबर 123 ऑफ सोगा। और क्या बताना है सर, जो गुड्स है वो किस नेचर का, सबसे पहले हम बात करें तो अनसर्टेन। तो जब वो आपका अप्रोप्रिएट हो जाएगा, यस, तो तब हम वहां पे गुड्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करने की बात करते हैं। तो गाइस अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होगा, सिलेक्शन, सिलेक्शन की बात करते हैं, दैट कैन बी डन बाय द बायर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर और बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर। या तो सेलर कर रहे हैं तो कंसेंट किसका होगा, बायर का, बायर कर रहे हैं तो किसका होगा, सेलर का होगा। ये पहले हो गया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किसके रिगार्डिंग, अनसर्टेन गुड्स के रिगार्डिंग, इन विच गुड्स, अनसर्टेन। तो गुड्स को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी बोला गया वो आपको सेपरेट करना है, और उसके बाद वो डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए। और जो सेपरेट करना है उसके रिगार्डिंग नोटिस आपको किसको देना पड़ेगा, यू नीड टू गिव द नोटिस टू द बायर। यदि सेलर ने किया तो बायर को, और बायर ने किया तो फिर सेलर को, मतलब वाइस वर्सा विल बी देयर। तो एसेंट इज मैंडेटरी, if it is appropriated by the whom, by the buyer, then we need to get the consent, we need to give the notice to the whom, to the seller. And if it is appropriated by the whom, by the, you can say the word seller, वैसे वर्षा ध्यान रखना, मतलब सेलर तो बायर, बायर तो सेलर, तो ये हो गया। तो ये है आपका मॉक टेस्ट, और यहां पे मैंने 1 by 1 ये सारे टर्म्स आपको मैंने बता दिए कि अल्टीमेटली क्या क्या चीजें आप सबको ध्यान में रखना है। रेफरेंस के लिए सेक्शन नंबर यहां पे 23 की बात करेंगे, ध्यान रखना 23 किसके रिगार्डिंग, दैट इज सेड टू बी अनअसर्टेन गुड्स के लिए। सेक्शन इसलिए रेफर करो दोस्तों क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो उस टाइम पे काम आएगा, और यहां पे रेफर करना आपका 148, इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का 138 आ जाएगा। तो ये है वो मॉक टेस्ट पेपर जो अभी रिसेंटली बिल्कुल फ्रेश यहां पे हुआ था, और उसका ये पूरा का पूरा लेक्चर जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए, क्या किसमें प्रोविजंस आना चाहिए, वो प्रोविजंस का मैंने आपको रेफरेंस दिया, और कुछ जगहों पे किस तरीके से हमें क्या लिखना था उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। तो गाइस आप सबको ये क्वेश्चन, ये पेपर
आप सबको नो डाउट क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और आपको ये पेपर मिल जाएगा। यस, वो लिंक वगैरह जो भी है वो सब कुछ आपको दिया होगा। तो गाइस, तो फिर इसी तरीके से आप सब लोग बेनिफिट लेते रहो एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रेवल योर स्टडी एट एनी कॉस्ट। क्योंकि रीजन बीइंग, आपकी जिंदगी आपके लिए बहुत कीमती है और उस लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सबको सीए बनना जरूरी है, क्योंकि दिस इज योर अल्टीमेट गोल। यही आपके लाइफ का एक विजन होना चाहिए। यस गाइस, इफ यू आर नॉट सक्सेस देन यू हैव नो वैल्यू। तो सक्सेस होना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग ऑल द वैल्यूज, ऑल द रिस्पेक्ट, ओनली देन नो डाउट आप कामयाब बनते हैं और आपका जो ड्रीम है वो तभी अचीव होता है। तो ड्रीम यदि आपको अचीव करना है, फुलफिल करना है, तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इफ यू वांट टू गेट द बेस्ट, यू हैव टू गिव द बेस्ट। तो आपको बेस्ट देने के लिए देना पड़ेगा बेस्ट पाने के लिए। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।